अनंतपुर का निर्माण। औरंगजेब के बढ़ते हुए अत्याचारों का कारण संपूर्ण देश की स्थिति बहुत विषम होती जा रही थी। गुरु तेग बहादुर अच्छी तरह जानते थे कि आने वाला समय महान संकटों से भरा हुआ है। उस संकट का सामना करने के लिए लोगों में नैतिक बल उत्पन्न करना होगा। साथ ही साथ शस्त्र संघर्ष की स्थिति में उपयुक्त स्थानों से सभी प्रकार की मोर्चाबंदी करनी होगी। वह किसी ऐसे स्थान को अपनी गतिविधियों का केंद्र बनाना चाहते थे जो साधना समर दोनों ही दृष्टियों से अनुकूल हो। इस दृष्टि से गुरु हरगोबिंद ने पहाड़ी क्षेत्र में किरतपुर नगर बसाया था। गुरु तेग बहादुर ने उसी के पास बिलासपुर की पहाड़ी रियासत के एक गांव मक्खोवाल को वहां के राजा से खरीद लिया और वहां एक नए नगर के निर्माण का काम शुरू कर दिया। इस नगर को पहले चकनांकी कहा जाता था, बाद में यही स्थान अनंतपुर नाम से प्रसिद्ध हुआ। अनंतपुर नगर में बस रहा था और गुरु जी की यात्राएं भी चल रही थी। अनेक स्थानों की संगतों के अनेक संदेश मिल रहे थे, जिसमें यह आग्रह किया गया कि वह अनेक प्रदेशों से आए हैं। गुरु तेग बहादुर ने सभी बातों पर विचार किया, पूर्वी भारत की लंबी यात्रा की तैयारी की। यह यात्रा अगस्त 1665 से आरंभ हुई। गुरु जी के साथ उनकी माता और उनकी पत्नी भी थी। यात्रा संबंधी सभी बातों का प्रबंध करने की जिम्मेवारी भाई मती दास ने ले ली। गुरु तेग बहादुर की यात्रा अनेक दृष्टियों से महत्वपूर्ण थी। पूरी भारत तक की यात्रा उन्होंने बहुत धीरे धीरे और कई चरणों में की। इस यात्रा में उन्होंने एक ऐसे गांव के पड़ाव किया जिसमें कोई कुआं नहीं था और गांव के लोगों को अपनी पानी की परेशानी थी। गुरु तेग बहादुर ने धन देकर वहां कुआं खुदवाया और इस गांव में लगभग 15 दिन तक रहकर वहां के लोगों की आवश्यकताओं और समस्याओं का समाधान किया। सेवाबाद में वे वहां के नवाब के पास कुछ दिन तक रहे। इस तरह बीच में ही अनेक स्थानों पर रुकते हुए वे कुरुक्षेत्र पहुंचे। यहाँ उन्होंने ब्राह्मणों और योगियों से संवाद किया। गुरु तेग बहादुर जब इन स्थानों की यात्रा कर रहे थे तो अनेक गुरुद्रोही लोगों और शाही करिंदे औरंगजेब को अनेक प्रकार के समाचार भेज रहे थे। यह भी प्रचारित किया जाता था कि उनके साथ एक बड़ी सेना है और वे अपने सिखों से बहुत सा धन प्राप्त कर रहे हैं। यह समाचार पाकर औरंगजेब बहुत संशंकित हुआ और उसे गुरु जी को दिल्ली बुलवाया। इस बात पर पहले उल्लेख किया जा चुका है कि जयपुर का राजघराना सिख गुरुओं में बहुत श्रद्धा रखता था। राजा जय सिंह और उनके पुत्र राम सिंह का मुगल दरबार में महत्वपूर्ण स्थान था। वह इस बात के लिए सदैव प्रत्यक्षी रहते थे। राजा राम सिंह औरंगजेब को समझाने में सफल हो गए और गुरु तेग बहादुर को अपने परिवार तथा साथियों सहित पूर्वी भारत की यात्रा के लिए आगे बढ़ गए। दिल्ली से निकलकर मथुरा, आगरा, इटावा, कानपुर, फतेहपुर होते हुए प्रयाग में गुरु परिवार लगभग 6 महीने तक रहा। वहां से मिर्जापुर, बनारस, गया होते हुए सभी लोग पटना पहुंचे। उन दिनों माता गुजरी गर्भवती थी। ऐसी स्थिति में स्वाभाविक था कि गुरु तेग बहादुर अपने परिवार तथा साथियों में से कुछ को पटना में ही रहने दें और समय कुछ सिखों सहित आगे की यात्रा जारी रखें। पटना से वह मुंगेर गए और वहां से अनेक स्थानों की यात्रा करते हुए स्थानीय जनता के दुख दर्द समझते हुए उन्हें उपदेश देते हुए वह अक्टूबर 1666 में ढाका पहुंचे। लगभग 2 शताब्दी पूर्व गुरु नानक ने इस प्रदेश की यात्रा की। गुरु तेग बहादुर के समय तक पूरी भारत में लगभग सभी स्थानों पर सिख संगतें स्थापित हो चुकी थी। ढाका में गुरु तेग बहादुर का अपूर्व स्वागत हुआ। हजारों व्यक्ति अनेक दर्शनों के लिए आने लगे। यहीं पर उन्हें पटना से समाचार मिला कि माता गुजरी ने पूर्व रतन को जन्म दिया है। उन्होंने पटना की संगत को अपने परिवार की भली प्रकार देखभाल करने के लिए धन्यवाद किया और एक पत्र लिखा। ढाका से उन्होंने पूरी बंगाल का विस्तृत दौरा किया। आज भी सिलवट, चंटगांव, संदीप, लश्कर आदि स्थानों पर अनेक आगमन के प्रमाण प्राप्त होते हैं। वहां से असम की ओर गए। राजा राम सिंह ने गुरु तेग बहादुर का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए उन्हें अपने ही साथ रहने का निवेदन किया। गुरु तेग बहादुर जी बंगाल, असम से 2 वर्ष से अधिक का समय व्यतीत कर चुके थे। उन्हीं दिनों औरंगजेब की धार्मिक नीति खुलकर सामने आ गई। गुरु तेग बहादुर जी को बराबर समाचार मिल रहे थे कि वह प्रकार सारे देश में दमन और अत्याचार का बोलबाला हो गया है। गुरु जी की कोलकाता और जगन्नाथपुरी होते हुए पटना वापस आए। इस समय बालक गोविंद लगभग 2.5 वर्ष के हो चुके थे। अपने परिवार के साथ लगभग 3 महीने व्यतीत करके वह अक्टूबर 1659 में पंजाब की ओर चल दिए। परिवार को उन्होंने फिलहाल पटना में ही रहने दिया। लगभग 1 वर्ष तक स्थान स्थान की यात्रा करते, माल की संगतों का मार्गदर्शन करते और प्रश्नों का गहरा अध्ययन करते हुए अक्टूबर 1670 में अनंतपुर वापस पहुंचे। औरंगजेब की धार्मिक नीति। अकबर ने अपने शासनकाल में जिस प्रकार की धार्मिक नीति अपनाई थी, उसने देश के बहुसंख्यक हिंदुओं के मन से उसके पहले के अनेक शासकों द्वारा किए गए अत्याचारों की कटु यादों को बहुत हल्का कर दिया था। सिख गुरुओं को भी अकबर अत्यंत आदर की दृष्टि से देखता था। उस समय मुसलमानों में 2 प्रकार के लोग थे।
एक वह जिन पर सूफी संतों का प्रभाव था। ऐसे लोग विचारों में उदार थे, धार्मिक कट्टरता उसमें नहीं थी और गैर मुसलमानों से उनके निकट के संबंध थे। परंतु दूसरी वर्ग में जो धार्मिक कट्टरता और तसव्वुफ को भी वास्तविक धर्म समझता था, सूफियों की प्रेम वाणी उन्हें अच्छी नहीं लगती थी। अकबर के बाद के मुग़ल बादशाह का यह बात अच्छी तरह जानते थे कि उन्हें अपनी बादशाहत को बचाए रखना तथा उन्हें कट्टरपंथियों को पसंद करने के लिए इस्लाम के प्रचार का ढोंग अवश्य रचना पड़ेगा। औरंगजेब और दानिशगाहों का संघर्ष वास्तव में इस कट्टरपंथी उदारवादी विचारधारा का संघर्ष था। समय की पुकार उत्तर पूर्वी भारत के विशाल भाग की यात्रा में गुरु तेग बहादुर ने अपनी आंखों से निरीह जनता पर होने वाले इन अत्याचारों को देखा। उन्हें यह भी देखा कि औरंगजेब की इस दमन नीति के विरुद्ध विद्रोह की चिंगारी स्थान स्थान पर उठ रही है।